नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। एमसीडी में सत्ता में होने के बावजूद आपने मेयर और डिप्टी मेयर के लिए नहीं भरा नामांकन। मेयर और डिप्टी मेयर के लिए नामांकन के आखिरी दिन आम आदमी पार्टी ने ऐन वक्त पर यह घोषणा करके हर किसी को चौंका दिया है कि वह मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव नहीं लड़ेगी, जबकि 2022 में दिल्ली की जनता ने पूर्ण बहुमत देकर आपको एमसीडी की सत्ता सौंपी थी। आम आदमी पार्टी की तरफ से लगभग 2 साल तक शैली ओबरॉय मेयर रही और वर्तमान में महेश कुमार मेयर है। सत्ता में होने के बावजूद आप द्वारा मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव न लड़ने के फैसले के कई मायने निकाले जा रहे हैं। जानकारों का कहना है कि दोनों पदों पर करारी हार के डर से पार्टी ने चुनाव न लड़ने का फैसला लिया है। दिल्ली मेयर चुनाव के दौरान पोलिंग बूथ के अंदर मोबाइल ले जाने पर रोक। मेयर और डिप्टी मेयर चुनाव के लिए 25 अप्रैल को होने वाली सभा के लिए निगम सचिव ने दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। वोटिंग के दौरान पोलिंग बूथ के अंदर मोबाइल के अलावा अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ले जाने पर रोक रहेगी। वोटिंग में हिस्सा लेने वाले निगम पार्षदों के अलावा सांसदों और विधायकों का पहचान पत्र देखकर ही एंट्री दी जाएगी। दिशा निर्देश की कॉपी मेयर, डिप्टी मेयर, नेता सदन, नेता विपक्ष और नेता कांग्रेस सहित एमसीडी के सीनियर अधिकारियों को भी भेज दी गई है। पूरी वोटिंग प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग भी की जाएगी। दिल्ली के बुजुर्गों को 28 से मिलेगा मुफ्त इलाज। आयुष्मान व्यय वंदना कार्ड के लिए बस एक शर्त। दिल्ली के बुजुर्गों के लिए खुशखबरी है। लंबे इंतजार के बाद 28 अप्रैल से दिल्ली में रहने वाले 70 साल या उससे अधिक उम्र के बुजुर्गों के आयुष्मान व्यय वंदना कार्ड बनने शुरू हो जाएंगे। इस कार्ड की मदद से 5 लाख रुपए तक का इलाज कराया जा सकता है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने हाई लेवल मीटिंग के बाद इस बारे में जानकारी दी। दिल्ली में लागू हो चुकी आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत अब तक 1,69,000 आयुष्मान कार्ड बन चुके हैं। बुजुर्गों के रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो जाएंगे। दिल्ली में नई इलेक्ट्रिक बसों की लॉन्चिंग टली, अब नई तारीख का इंतजार। लंबे समय से नई इलेक्ट्रिक बसों की सड़कों पर उतरने की बाट जो रही दिल्ली की जनता का इंतजार और लंबा खिंच गया है। मंगलवार की सुबह कुशक नाला डिपो से 330 नई इलेक्ट्रिक बसें लॉन्च होने वाली थी, लेकिन पॉप फ्रांसिस के निधन के बाद भारत सरकार द्वारा की गई राष्ट्रीय शोक की घोषणा को देखते हुए दिल्ली सरकार ने इस कार्यक्रम समेत अपने सभी कार्यक्रमों को अगले आदेश तक स्थगित कर दिया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने खुद बसों की लॉन्चिंग स्थगित किए जाने की जानकारी सोशल मीडिया पर साझा करते हुए कहा कि नई तारीख की घोषणा जल्द की जाएगी। कल होंगे जेएनयू छात्र संघ चुनाव, जानिए कब आएगा रिजल्ट। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनावों को लेकर कई दिनों से अनिश्चितता और रुकावटें चल रही थी। अब खबर है कि अध्यक्ष पद के लिए कल वोट डाले जाएंगे। विरोध प्रदर्शन, सुरक्षा को लेकर चिंताएं और चुनाव प्रक्रिया में देरी के बाद ये घोषणा हुई है। केंद्रीय पैनल के पदों के लिए उम्मीदवारों की अंतिम सूची जारी कर दी गई है। अध्यक्ष पद के लिए 13, छात्र उपाध्यक्ष के लिए 5, महासचिव के लिए 6 और संयुक्त सचिव के लिए 5 छात्र मैदान में है। जेएनयूएसयू चुनाव के में काफी उठापटक देखने को मिल रही है। पहले चुनाव की तारीख तय नहीं हो पा रही थी, फिर सुरक्षा को लेकर चिंताएं थी, अब जाकर चुनाव की तारीख तय हुई है। रेखा सरकार एससी, एसटी और ओबीसी बाहुल्य बस्तियों में करने जा रही अहम बदलाव। दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग निवासियों की मुख्य आबादी वाली बस्तियों के विकास पर फोकस करेगी। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि दिल्ली सरकार सार्वजनिक शौचालयों, कच्ची सड़कों की मरम्मत करेगी और बस्तियों को सीसीटीवी कैमरों से लैस करेगी। दिल्ली के समाज कल्याण मंत्री रविंद्र इंद्राज सिंह ने मंगलवार को एससी, एसटी, ओबीसी कल्याण विभागों के अधिकारियों के साथ इस मुद्दे पर बैठक की। दिल्ली में महिला समृद्धि योजना को लागू करने की तैयारी तेज। दिल्ली में महिला समृद्धि योजना को लागू करने की तैयारी तेज हो गई है। योजना लागू करने के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बनाए गए मंत्री समूह को LGV सक्सेना की मंजूरी मिल चुकी है। सरकार के सूत्रों की माने तो पहले बीपीएल कार्डधारी महिलाओं के 2500 रुपए प्रतिमाह देने की शुरुआत की जाएगी। उसके बाद धीरे धीरे अन्य वर्ग की महिलाओं को जोड़ा जाएगा। दिल्ली में अब नहीं होगी टिकट की धांधली, बसों में लगेंगे एपीसी कैमरे। दिल्ली में बसों के संचालन में हो रहे घाटे के बाद अब टिकट जारी करने में धांधली को पकड़ने के लिए पहली बार तकनीकी तौर पर इंतजाम किए गए हैं। दिल्ली में देवी योजना के तहत जल्द शुरू होने वाली 9 मीटर लंबी इलेक्ट्रिक बसों में यात्रियों की गिनती का डाटा तैयार करने के लिए ऑटोमेटिक पैसेंजर काउंटिंग कैमरे लगाए गए हैं। ये कैमरे प्रत्येक शिफ्ट के दौरान बसों में सफर करने वाले यात्रियों की संख्या का रिकॉर्ड तैयार कर सर्वर को भेजेंगे। इस डाटा का मिलान कंडक्टर की ओर से जारी किए गए टिकटों की संख्या से किया जाएगा।
दिल्ली में सूरज उगलेगा, आग, लू के थपेड़े झेलने को हो जाएं तैयार। दिल्ली वालों को एक बार फिर लू के थपेड़े झेलने पड़ सकते हैं। मौसम विभाग ने राजधानी में तापमान में बढ़ोतरी और लू का पूर्वानुमान एवं चेतावनी जारी की। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में एक बार फिर तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है। विभाग ने लू चलने की चेतावनी दी है। विभाग ने आज आसमान साफ रहने और 10 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना जताई है। इस दौरान अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमशः 41 और 23 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। दिल्ली में प्रदूषण से निपटने या बड़ा प्रयोग करने वाली है सरकार। दिल्ली में प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए राज्य सरकार बेहद गंभीरता के साथ कृत्रिम बारिश परीक्षण के बारे में सोच रही है और इस दिशा में एक कदम और आगे बढ़ते हुए विभाग द्वारा इसका प्रस्ताव अगले सप्ताह होने वाली कैबिनेट की बैठक में रखा जाएगा। इस बात की जानकारी दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने बुधवार को दी। उन्होंने बताया कि विभाग अगले सप्ताह में प्रदूषण कार्य योजना शुरू करेगा। दिल्ली में सरकारी दफ्तरों का समय बदला, एलजीबी सक्सेना ने दिए ये निर्देश। राजधानी में प्रदूषण का स्तर अब थोड़ा सुधर गया है और इसका असर सीधे तौर पर सरकारी दफ्तरों में काम करने वालों पर पड़ा है। एलजीबी सक्सेना ने दिल्ली सरकार और नगर निगम के कर्मचारियों की ड्यूटी टाइमिंग में बदलाव किया है। दिल्ली सरकार के जो अधिकारी सुबह 10 बजे दफ्तर आते थे और शाम 6:30 बजे चले जाते थे, उन्हें अब आधा घंटा पहले यानी सुबह 9:30 बजे आना होगा। वे 6 बजे चले जाएंगे। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से इस आशय का आदेश जारी किया गया है। पहलगाम हमले के बाद दिल्ली की हवाई ट्रैवल में 90% बुकिंग हुई रद्द। कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर हुए कायराना आतंकी हमले के साइड इफेक्ट अब दिखाई देने लगे हैं और लोगों ने अब वहां जाने के लिए कार्रवाई अपनी बुकिंग्स को रद्द कराना शुरू कर दिया। दिल्ली की कई ट्रैवल एजेंसियों ने बुधवार को बताया कि पहलगाम में आतंकी हमले के बाद पर्यटकों द्वारा सुरक्षा कारणों से जम्मू कश्मीर के लिए लगभग 90% बुकिंग रद्द करा दी गई है। विनय नरवाल के परिवार से मिल झलक गए रेखा गुप्ता के आंसू, कैमरे पर इमोशनल दिखी सीएम। पहलगाम आतंकी हमले के बाद वो तस्वीर आपने भी देखी होगी। जमीन पर बेसुध पड़ा एक शख्स और पास बैठी एकटक निहारती उसकी पत्नी। जिसने भी यह तस्वीर देखी उसका कलेजा मानो फट कर बाहर आ जाएगा। यह तस्वीर उन 28 बेगुनाहों में से एक लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की थी। आज जब भारतीय नौसेना के वीर अधिकारी लेफ्टिनेंट का शव कश्मीर से दिल्ली लाया गया तो फिर एक बार सबकी आंखें नम हो गई। वीर नेवी जवान को श्रद्धांजलि देने के लिए कतार में दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता भी थी। यह मंजर देख उनकी भी आंखों से आंसू आ गए। रेखा गुप्ता ने अपने एक्स हैंडल पर जो तस्वीरें डाली हैं उसमें उनकी आंखें नम हैं। मेधा पाटकर को बड़ा झटका, दिल्ली की अदालत ने जारी किया गैर जमानती वारंट। दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार को नर्मदा बचाओ आंदोलन की नेता मेधा पाटकर को बड़ा झटका देते हुए उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया। अदालती आदेश का उल्लंघन करने के मामले में कोर्ट ने उनके खिलाफ ये वारंट जारी किया है। दरअसल अदालत ने पाटकर को दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना द्वारा दायर मानहानि मामले में प्रोबेशन बॉन्ड जमा करने और 1 लाख रुपए का जुर्माना जमा करने के लिए कहा था। अब इसी जुर्माने को जमा न कर पाने की वजह से अदालत ने पाटकर के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया गया है। मधुबन चौक पर बनेगा दिल्ली का तीसरा स्काई वॉक। पीडब्ल्यूडी ने मंत्री को भेजा प्रस्ताव। दिल्ली को जल्द ही तीसरा स्काई वॉक मिलेगा। इसे पीतमपुरा स्थित व्यस्ततम चौराहे में से एक मधुबन चौक पर बनाया जाएगा। लोक निर्माण विभाग ने इसका प्रस्ताव तैयार करके मंत्री को भेजा है। यह स्काई वॉक कुल 3 हिस्सों में बनेगा, जिससे राहगीरों को सड़क पार करने के अलावा 2 मेट्रो स्टेशनों से बिना ट्रैफिक के बीच जाए सीधे कनेक्ट होना आसान होगा। जनपद बाजार से अतिक्रमण हटाने को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने जारी किया आदेश। दिल्ली उच्च न्यायालय ने जनपद बाजार में बढ़ते अवैध कब्जे व अतिक्रमण को गंभीरता से लिया है। उच्च न्यायालय ने कहा कि जनपद मार्केट में सुबह से लेकर रात तक भारी भीड़ रहती है। इसमें सक्रिय सड़क हादसे का कारण बन सकती है। न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह एवं न्यायमूर्ति रजनीश कुमार गुप्ता की पीठ ने जनपद बाजार में अवैध कब्जे व अतिक्रमण को तत्काल हटाने के निर्देश नई दिल्ली नगर पालिका परिषद को दिए हैं। उच्च न्यायालय ने कहा है कि संबंधित अधिकारियों का इस समस्या को नजरअंदाज करना भारी बढ़ सकता है। दिल्ली हाईकोर्ट का स्विगी और जैप्टो को नोटिस, केंद्र से भी मांगा जवाब। दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को स्विगी और जैप्टो को नोटिस जारी किया। अदालत ने स्विगी और जैप्टो से उस याचिका पर जवाब मांगा जिसमें दावा किया गया है कि इन दोनों कंपनियों के ऐप दृष्टिबाधित लोगों के इस्तेमाल के लिए सुलभ नहीं है। जस्टिस सचिन दत्ता की अदालत ने इन कंपनियों के साथ ही केंद्र सरकार को भी नोटिस जारी किया। स्विगी और जैप्टो को 4 हफ्ते के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। याचिका एनजीओ मिशन एक्सेसिबिलिटी की ओर से दाखिल की गई है। ई रिक्शा से कर रहे थे खतरनाक स्टंट, दिल्ली पुलिस ने काट दिया 30,000 का चालान।
नोएडा में ई रिक्शा से स्टंट करने का वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो नोएडा के सदरपुर की सड़क का बताया जा रहा है। वीडियो वायरल होने पर ट्रैफिक पुलिस ने संज्ञान लेते हुए बड़ा एक्शन लिया है। ट्रैफिक पुलिस ने ई रिक्शा 30,500 रुपए का चालान किया है। ट्रैफिक पुलिस ने अपील की सड़क पर यातायात नियमों का पालन करें। वायरल हो रहा वीडियो 23 सेकंड का है। इसमें 3 ई रिक्शा पूरी सड़क को घेरे हुए, 2 ई रिक्शा एक पहिया पर ड्राइव कर रहे हैं। तीनों की स्पीड बहुत ज्यादा थी। सभी हीरो यूनिफॉर्म नहीं पहनते, ट्रैफिक तोड़ने वालों पर रहेगी ट्रैफिक प्रहरियों की नजर। दिल्ली में ट्रैफिक नियमों को तोड़ने वालों की अब खैर नहीं। 75 साल के एक रिटायर्ड बैंकर एससी कक्कड़ और कई अन्य जागरूक नागरिकों ने ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलकर शहर को सुरक्षित बनाने का बीड़ा उठाया। वे ट्रैफिक प्रहरी ऐप का इस्तेमाल करके ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों की जानकारी पुलिस को देते हैं। कक्कड़ जैसे लोगों की वजह से दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने 2024-25 में 749 चालान काटे और लगभग 1,90,000 रुपए का इनाम भी जीता। भारत में पाकिस्तान का उच्चायोग बंद, सिंधु जल समझौते पर रोक। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर विदेश मंत्रालय प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा, सिंधु जल समझौते पर रोक लगा दी गई है। पाकिस्तान नागरिकों को वीजा नहीं मिलेगा। अचारी वाघा बॉर्डर बंद कर दी गई है। भारत में पाकिस्तानी उच्चायोग बंद कर दिया गया है। 1 हफ्ते में उच्चायोग खाली करना होगा। पाकिस्तानी राजनयिकों को 48 घंटे में भारत छोड़ना होगा। रक्षा मंत्री से बोले तीनों सेना के चीफ, हम पूरी तरह तैयार, बस पीएम के सिग्नल का इंतजार। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद केंद्र की मोदी सरकार अलर्ट मोड पर है। आतंकी हमले से बदले हालात के बीच तीनों सेनाओं के प्रमुखों ने भी रक्षा मंत्री से कहा है कि वे हर परिस्थिति के लिए तैयार हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब की अपनी यात्रा बीच में छोड़कर बुधवार की सुबह स्वदेश लौट आए। प्रधानमंत्री ने संकल्प जताया कि हमले में शामिल लोगों को बख्शा नहीं जाएगा और उन्हें न्याय के कटघरे में लाया जाएगा। में मुस्लिम संगठनों का वक्फ बचाओ सम्मेलन, ओवैसी ने पीएम मोदी पर साधा निशाना। नए वक्फ कानून को लेकर रस्साकशी अब भी जारी है। इस कानून के खिलाफ बुधवार को मुस्लिम संगठनों ने दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में वक्फ बचाओ सम्मेलन का आयोजन किया। इस आयोजन में एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी से लेकर इंडियन नेशनल लीग के मोहम्मद सुलेमान तक कई मुस्लिम नेताओं ने भाग लिया। सम्मेलन में ओवैसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सऊदी अरब यात्रा पर निशाना साधा। ओवैसी ने कहा कि प्रधानमंत्री को क्राउन प्रिंस से पूछना चाहिए कि क्या मदीना वक्फ की जमीन पर बना है। नोएडा के डूब क्षेत्र में बुलडोजर एक्शन, 115 करोड़ की जमीन कराई खाली। नोएडा के जिला प्रशासन और नोएडा प्राधिकरण ने सोरखा के डूब क्षेत्र में करीब 10 हेक्टेयर जमीन कब्जा मुक्त कराई। इस जमीन की कीमत करीब 115 करोड़ रुपए है। यहाँ अवैध रूप से कॉलोनी काटी जा रही थी। कार्रवाई के दौरान अधिकारियों को लोगों के विरोध का भी सामना करना पड़ा। प्राधिकरण के अधिकारियों ने बताया कि एसडीएम दादरी के नेतृत्व में यह कार्रवाई की गई। सोरखा गांव के डूब क्षेत्र के खसरा नंबर 461, 463, 467, 469, 483, 477, 478, 470 और 471 की भूमि पर कॉलोनाइजर अवैध कॉलोनी काट रहे थे। पाक नागरिकों के वीजा पर रोक, 48 घंटे में देश छोड़ने का अल्टीमेटम। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल 2025 को हुए आतंकी हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार शाम कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की अहम बैठक हुई। इसमें पाकिस्तान के खिलाफ 5 कड़े फैसले लिए गए। इसके अलावा सार्क वीजा छूट योजना के तहत पाकिस्तानी नागरिकों को भारत आने की अनुमति नहीं होगी। पहले से जारी वीजा रद्द कर दिए गए और उन्हें 48 घंटे में भारत छोड़ना होगा। तंगमर्ग में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़, गोलाबारी थमी, तलाशी अभियान जारी। कुलगाम के तंगमर्ग में बुधवार की शाम सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हो गई। अब गोलाबारी बंद हो गई है। तलाशी अभियान जारी है। अधिकारियों ने बताया कि सुरक्षा बलों ने कुलगाम जिले के तंगमर्ग इलाके में आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना मिलने के बाद घेराबंदी कर तलाशी अभियान चलाया। आतंकवादियों द्वारा सुरक्षा कर्मियों पर गोलाबारी की गई, जिसका जवानों ने मुंह तोड़ जवाब दिया। अधिकारियों ने बताया कि गोलाबारी में अब तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसी ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।